नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस थी उसका काफ़ी कुछ विघ्न था, थोड़ी तकनीकी अड़चनें फिर बनी हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि इसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देता हूं। तो बात शुरुआत करते हैं कि जो ज्योग्राफी जलवायु क्षेत्र है इसको हमने मोटे तौर पे 12 भागों में बांट दिया है। आज हम क्या करेंगे, एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो जलवायु क्षेत्र है 0 डिग्री के आसपास, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं अपन शॉर्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। 1 नंबर के ऊपर बात करेंगे कि 1 नंबर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 नंबर का जो विस्तार है वो है आपके 0 डिग्री के इर्द गिर्द। 0 डिग्री के इर्द गिर्द का मतलब समझ गए होंगे आप कि जो भूमध्य रेखा है इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे मैक्सिमम। तो आप पहली बात तो ये याद रखना कि इसका विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाओं के बीच में है, पहली चीज। और आपको अच्छे से पता है विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में मैंने बात भी करी थी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। तो सूर्य की किरणें लंबवत रहने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंबवत रहने के कारण यहाँ पे तापमान जो है वो वर्ष भर ऑलमोस्ट एक प्रकार से औसत से अधिक रहता है। तापमान अधिक रहता है तो आपको पता ही है कि तापमान और वायु दाब के बीच में विपरीत संबंध है। तो तापमान अधिक रहने के कारण यहाँ पे वायु दाब है वो कैसा रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पे वायु दाब कम रहता है, तापमान अधिक रहता है। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि जलीय क्षेत्र भी है और बरसात भी तापमान भी अधिक है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है। यूं कहिए कि जैसे दिन सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने के बाद में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे सागरीय जल जो है वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वो संघनन करेगा, मतलब वो जल जो है ऊपर जाके इकट्ठा होगा, बादल बनेगा और बरसात हो जाती है। तो यूं कहिए कि वहां पे हर दिन ही बरसात होती है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, हर दिन वर्षा होती है। और हर दिन इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। कैसी वर्षा, संवहनीय वर्षा। देखो विद्यार्थियों, संवहनीय वर्षा क्या होती है, आप यूं समझिए कि जब भी तापमान बढ़े, नीचे जल का क्षेत्र हो और जल के क्षेत्र पर आपके जैसे तापमान का प्रभाव होगा तो आपको पता है जल गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठता है और ऊपर उठकर बादल बन के फिर वापस बरसात होती है। इस प्रक्रिया को हम संवहनीय प्रक्रिया कहते हैं और इससे जो वर्षा होती है उसे अपन संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास संवहनीय वर्षा होती है, बिल्कुल बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में ये वर्षा होती है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, साल भर अगर वर्षा होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे वनस्पति बहुत होगी। तो आप यूं कहिए कि ये जो क्षेत्र है ये जैव विविधता का बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी कैसी है, बहुत अधिक है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। और यहाँ का अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आपको अच्छे से पता है कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के वन, ठीक है, अमेजन के वन कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। और इसके अलावा कॉन्गो के वन जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ये अमेजन के वन, कॉन्गो के वन, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये पूरे के पूरे कहाँ पे आए हुए, इसी पेटी के अंदर आए हुए। और आपको अच्छे से पता होगा कि अमेजन के वन जो है इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सदाबहार वन फेफड़े क्यों कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का शुद्धिकरण, यूं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो O2 में बदल जाती है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होती है, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इस पूरे इस 0 डिग्री से 90 डिग्री 10 डिग्री से 10 डिग्री की पेटी को, जिसे अपन भूमध्य रेखीय पेटी कह सकते हैं, नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस पेटी की मोटी मोटी विशेषताएं आपको ये याद रखनी है। ये होगी पहली पेटी। ठीक है, अब देखिए, तो भूमध्य रेखीय पेटी क्लियर हो गई। अब अपन आते हैं दूसरी पेटी के ऊपर। तो अब देखिए, ये मोटी मोटे तौर पे विशेषताएं जो हमारे 11वीं 12वीं लेवल तक की आ जाती है, बहुत ज्यादा डीप में अपन यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। तो देखिए, अब इस पेटी की अपन ने बात कर ली, तो ये पेटी आपके यहाँ पे भी है, अफ्रीका, और ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा एरिया है, इस पूरे स्थानों पे ये पेटी पाई जाती है। इस पेटी के जस्ट ऊपर, भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर जो दूसरे नंबर की पेटी है उसका नाम क्या है, सवाना जलवायु क्षेत्र। तो अपन अब दूसरे नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे, सवाना की पेटी। ठीक है, सवाना पेटी। और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, मोटे मोटे तौर पे हम क्या करेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो है इनका जो विस्तार है ये क्या है ना कि परिवर्तनशील है, मतलब आप यूं कहिए कि ऊपर नीचे इनका विस्तार होता रहता है। ठीक है, तो अपन याद उसको इस प्रकार से करेंगे कि 5 डिग्री से 15 डिग्री, ठीक है, आपके नॉर्थ दोनों गोलार्ध में
5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पेटी पाई जाती है। अगर मैं ग्लोब पे दिखाऊं, मैप पे दिखाऊं, तो ये जो भाग है इस यहाँ का भी ये भाग आ जाएगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में, और दक्षिण में जाएंगे तो इस क्षेत्रों में ये वापस वही 15 डिग्री का इलाका है, यहाँ पे भी होगी, यहाँ ऊपर है तो नीचे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब आपके ये पेटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, थोड़ी बहुत ये स्थल है नहीं, नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। तो मतलब ये हुआ कि दोनों गोलार्धों में ये जलवायु क्षेत्र दोनों गोलार्धों में होते हैं। ये भी सारे जितने जलवायु क्षेत्र हैं विद्यार्थियों, वो एक उत्तरी गोलार्ध में नहीं होते, दोनों गोलार्धों में होते। हालांकि क्या है ना, दूसरा गोलार्ध जो है दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरा जलीय क्षेत्र है, इसलिए इसका असर कम रहता है, और उत्तरी गोलार्ध पूरा स्थल क्षेत्र है तो उसका प्रभाव उत्तर में ज्यादा रहता है। तो दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। सवाना नाम इसलिए देते हैं कि यहाँ पे सवाना टाइप के घास के मैदान है। सवाना टाइप के क्या है, सवाना घास के मैदान है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूंगा कि सवाना क्षेत्र का जो तापमान वगैरह होगा वो थोड़ा सा कम होगा इससे, किसकी तुलना में, भूमध्य रेखीय पेटी की तुलना में कम। भूमध्य की तुलना में कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, थोड़ा सा किरणों का टेढ़ा तिरछापन आ जाता है। तुलना में ये तापमान क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा कम। ऐसा नहीं है कि बहुत कम होगा, भूमध्य रेखीय की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा कुछ महीनों में, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जहाँ पे अधिक हो जाता है, क्योंकि स्थल खंड के कारण ये तापमान अधिक भी हो जाता है। यहाँ पर ये सारी बात। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे और देखें तो इस सवाना जो क्षेत्र है इसे अपन सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। कैसी, सूडान तुल्य भी कहते हैं, क्योंकि सूडान भी इसी पेटी के अंदर ऊपर आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर दक्षिण में बात करूं, इस साइड में इधर आपके ऑस्ट्रेलिया की इधर और इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, तो इनकी ऑलमोस्ट विशेषताएं जो है वो समान रहती है, ठीक है। तो ये सवाना के घास के मैदान आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही है ये। इसके अलावा सवाना के अलावा आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे और भी घास के मैदान है, वो अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, देखिए सवाना की अगर अपन बात करें तो यहाँ जो वर्षा होती है वो इतनी सवहनीय वर्षा नहीं होती। यहाँ पे यूँ कहिए कि मौसम के अनुसार बारिश होती है, और वर्षा की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती, वर्षा की मात्रा जो है सामान्य रहती है, ठीक है, सामान्य रहती है। और साथ साथ में जैसे यहाँ पर आपके 0 डिग्री के ऊपर ऋतुओं को महसूस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ष भर तापमान लगभग समान रहता है, और वर्ष भर यहाँ पर तापमान समान रहने के कारण क्या होगा, तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर कैसा होता है, कम होता है। तापांतर कम क्यों, क्योंकि अब देखिए तापांतर का मतलब क्या होता है, जैसे रात के तापमान और दिन के तापमान के बीच का अंतर, एक महीने का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर, या दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर, साल के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर तापांतर कहलाता है। दिन का काउंट करते तो दैनिक तापांतर, वर्ष का काउंट करते तो वार्षिक तापांतर, और आपके अपन अगर मासिक काउंट करते तो मासिक तापांतर, मतलब उसको कैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे तापांतर कम होता है, ताप के बीच का अंतर कम होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो ऑलमोस्ट 25, 28, 30 डिग्री तापमान लगभग हर दिन ही बना रहता है। रात को दिन को ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अपन राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर की, तो कई बार क्या होता है, दिन में तापमान 50 डिग्री के आसपास चला जाता है। अब 50 डिग्री तापमान चला जाता है, रात में ये दिन रात में वापस 3-1 बजे 30 डिग्री के पास आ जाता है। मतलब तापांतर कितना हुआ, 50 - 30 कर लो, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का तापांतर हो गया। जबकि अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ यहाँ पे, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे 25, 28, 3, 4, 5 डिग्री से ज्यादा तापांतर नहीं होता। तो यहाँ तापांतर कम होता है, इसकी वनिस्पत यहाँ पे तापांतर थोड़ा बढ़ जाएगा। सामान्यतः क्या रहता है कि 0 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाते तापांतर परिवर्तित होता है। हालांकि तापांतर केवल 0 डिग्री के कारण प्रभावित नहीं होता, कई स्थल आकृतियां भी इनको प्रभावित करती है। तो सवाना से मोटे मोटे तौर पे यही बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में तीसरा जो जलवायु क्षेत्र है हमारा, अब अपन वो देखेंगे तीसरा। तो तीसरा देखिए कौन सा है, तो अभी देखो 1 और 2 हो गए। तीसरा जो जलवायु क्षेत्र है ये गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, और इसके जस्ट पास में है मानसूनी जलवायु क्षेत्र। तो तीसरा और चौथा अपन दोनों देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आते हैं तीसरे पे। तीसरा है गर्म मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। तीसरा कौन सा है, गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। अब देखिए, अब गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, ये तीसरी पेटी, मरुस्थलीय जलवायु।
ठीक है, ये तीसरी पेटी है। और ये पेटी, इस पेटी का जो विस्तार है अब 5 डिग्री 15 डिग्री के जस्ट ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ जाता तो अपन इसको मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में। देखो ध्यान रखना, किसी एक गोलार्ध में नहीं बल्कि दोनों गोलार्धों में, ठीक है। अब इसको गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ठंडी जल धाराओं के कारण, ठंडी जल धाराओं और व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पे बारिश की कमी होती है, और वर्षा की कमी के कारण यहाँ पे क्या विकसित हो गए? गर्म मरुस्थल विकसित हो गए। मरुस्थल कौन से? गर्म वाले मरुस्थल। देखो विद्यार्थियों, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल की अगर मैं सामान्य परिभाषा दूं तो मरुस्थल का मतलब ये होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर आपकी बरसात की जो मात्रा है वो 20 से 15 से 20 सेंटीमीटर रहती है। तो जहां वर्षा कम होती है उस क्षेत्र को अपन मरुस्थल कहते हैं। अगर वो ठंडा क्षेत्र है तो ठंडा मरुस्थल, अगर वो गर्म क्षेत्र है तो गर्म मरुस्थल, अगर वो पथरीला क्षेत्र है तो पथरीला मरुस्थल, रेतीला क्षेत्र है तो रेतीला मरुस्थल। तो मरुस्थल का मतलब रेत से नहीं होता, मरुस्थल का मतलब साफ होता है कि उस जगह पे आपकी वर्षा की मात्रा कम है, और वर्षा कम होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे मरुस्थल विकसित हो गए, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर अपन को उसका एग्जाम्पल देना हो कि कौन कौन से मरुस्थल है यहाँ पे, तो अगर अपन सामान्य कहें तो थार का मरुस्थल आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका वाला आ जाता है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, आप लिख सकते हो ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर मैं अमेरिका में जाऊँ इस साइड में, तो देखो ये कालाहारी मरुस्थल हो गया, यहाँ पे ये थार का मरुस्थल आ गया। अगर इधर अमेरिका आए तो यहाँ पे मोजेज व सोनेरोना मरुस्थल आ गया, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में आए तो यहाँ पे आपके अट्टाकामा चिल्ली ये आ गया, ठीक है। अट्टाकामा कहाँ पे है? चिल्ली में, ये आ गया। थोड़ा सा इधर जाए अफ्रीका के अंदर, ये कालाहारी का आ गया। इधर आते हैं यहाँ पे ये, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जैसे अपन कहते हैं गिब्सन है ना, सिम्पसन, ये सारे के सारे मरुस्थल आ जाते हैं इस पूरी पट्टी के अंदर। तो गर्म मरुस्थलीय पट्टी के जो मरुस्थल है आप देख सकते हो, एक इधर है, इधर भी मरुस्थल है, इधर भी मरुस्थल है, इधर भी मरुस्थल है, इधर भी मरुस्थल है। तो ये सारे के सारे मरुस्थल आ जाते हैं, इसलिए इस पूरे जलवायु क्षेत्र को हमने गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र नाम दे दिया। कालाहारी हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ। सोनेरोना, मोजेज ये उत्तरी अमेरिका में है और स्पेशली यूएसए लिख लेना, और अट्टाकामा लिख लेना चिल्ली के अंदर, ठीक है। और अगर अपन नाम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारे हैं, जैसे अपन सिम्पसन कहते हैं, ऐसे गिब्सन भी कहते हैं, इसको अपन ग्रेट विक्टोरिया भी कहते हैं। ये कुछ नाम है इस मरुस्थलों के जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये सारे के सारे मरुस्थल इस पेटी में आते हैं। तो इस पेटी में आने के कारण इस पूरी पेटी का नाम ही हमने क्या कर दिया? गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। आप देख सकते हो ये सारे के सारे पोर्शन, यहाँ मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल, ये मरुस्थल, ये मरुस्थल और ये मरुस्थल। इसलिए हमने इस पेटी का नाम, तो देखिए ये पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको बढ़िया से याद कर सकते हो। ये हो गया आपके गर्म मरुस्थलीय। अब गर्म मरुस्थलीय पेटी के जस्ट सामने जो पेटी है चौथे नंबर पे, वो है आपके मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्या होती है? मानसून का मतलब वही होता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। देखो विद्यार्थियों, मानसून का मतलब बड़ा साफ है। मानसून का मतलब होता है कि हवाओं की दिशा में जब परिवर्तन होता है तो उसे अपन मानसून कहते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम का होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में अल्पकालिक परिवर्तन हो। जैसे आप कहीं गए, आधे घंटे बाद देखा कि बादल हो गए और बारिश हो गई, थोड़ी देर बाद देखा कि वापस धूप हो गई, ये मौसम है। और ये मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब होता है आपकी वायुमंडलीय दशाओं में अल्पकालिक परिवर्तन होना। और अगर वायुमंडलीय दशाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन होते तो उसे अपन जलवायु कहते हैं। तो मौसम और जलवायु तो होती है अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्थिति। और जहां तक बात आती है इसकी मानसून की, तो मानसून का मतलब होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे अगर अपन एक मैप की बात करें, यहां पे देखिए, अब व्यापारिक ये पवनें ऐसे चलती है, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पवनें चलती है। लेकिन जैसे ही मई जून के महीने आते हैं, ये पवनें दिशा बदलकर भारत की ओर ऐसे आनी शुरू हो जाती है, जैसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उद्भव होकर उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए भारत के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है, इसलिए हम इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं। मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पवनें जो है अपनी दिशा बदली है, इसलिए हम इसको मानसून कहते हैं।
तो जो पवनें अपनी दिशा बदलती उसे हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, और वो मानसूनी पवनें कहलाती है। तो अब देखिए ये जो इलाका था आपके, ये इलाका ये जो पोर्शन था ये तो था आपके गर्म मानसूनी मरुस्थलीय क्षेत्र। गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र के समांतर जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं आपके कौन सा, मानसूनी क्षेत्र। पूरे महाद्वीपों में जाओगे आप, किसी भी, यहाँ पे 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 भी, तो मरुस्थलों के जस्ट पास में आपके मानसूनी क्षेत्र भी आते हैं। इसलिए हम इस पूरी पेटी को क्या कहते हैं, चौथे नंबर की पेटी अपन ले आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चौथे नंबर की पेटी, ये 3 पेटियां ले ली। चौथे नंबर की पेटी क्या कहलाती है, मानसूनी पेटी, ठीक है। कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे ये मानसूनी पेटी जो है ये बिल्कुल इसके समांतर है, किसके, इस 3 नंबर जो पेटी है गर्म मरुस्थलीय पेटी, इसके जस्ट समांतर चौथी पेटी जैसे अपन कहते हैं मानसूनी पेटी, ठीक है। तो समांतर है तो डेफिनेटली ये दोनों वापस 15 से 30 डिग्री का, ठीक है, 15 से 30 डिग्री के बीच में पाई जाएगी। फिर क्या बात आएगी, यहाँ पे मानसूनी पवनें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 माह तक है वो मानसूनी पवनें स्थल से सागर की ओर चलती है, स्थल से सागर की ओर, और 6 माह सागर से स्थल की ओर, ठीक है, सागर से स्थल की ओर। और खास बात देखिए कि ये पवनें जो है यहाँ पे जो वर्षा करती है उसे अपन मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो ये मानसूनी वर्षा का यहाँ पे अधिक ही रहता है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए इस पूरी क्षेत्र को हम मानसूनी जलवायु पेटी कह सकते हैं, मानसूनी क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपकी पेटी हो गई मानसूनी पेटी। मानसून किसे कहते हैं आप समझ जाओगे कि मानसून पेटी का क्या मतलब होता है। तो ये पेटी होगी। फिर इसका अगर विस्तार देखें तो आप देख सकते हो सभी गोलार्धों में इसका विस्तार है, और इस पर्टिकुलर आपके महाद्वीपों के थोड़ा सा पूर्वी भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मानसूनी पेटी हो गई। मानसूनी पेटी के जस्ट ऊपर चलते हैं अब 3 पेटियां समांतर आएगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं आपके ये यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब 3 पेटियां आएगी समांतर। समांतर कौन कौन सी आएगी देखिए, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 5 नंबर पेटी का नाम है भूमध्य सागरीय पेटी, 6 नंबर का मध्य महाद्वीपीय पेटी, और 7 नंबर जो पेटी है उसका नाम है हमारे चीनी तुल्य पेटी। अपन एक एक को देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन यहाँ ले लेते हैं 5 नंबर की पेटी को, ठीक है। अब 5 नंबर की जो पेटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय। सीधी सी बात है। विस्तार, अब विस्तार की बात आएगी तो 30 डिग्री के उत्तर में है, तो मतलब अपन इसको कह देते हैं 30 से 45 के बीच में, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे ताकि आपको याद आराम से हो जाए। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के 30 से 45 30 से 45 डिग्री अक्षांश, और दोनों गोलार्धों में। देखो एक गोलार्ध में नहीं होगा, दोनों गोलार्धों में इनका इफेक्ट रहता है। अब भूमध्य सागरीय को रूम सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूम। रूम का मतलब होता है स्थान। कहते हैं क्रिकेट में आप कमेंट्री सुनते हो तो बोलते हैं कि बॉलर ने बॉल फेंकी, रूम दे दिया और बैट्समैन ने उसको बाउंड्री से बाहर कर दिया। रूम का मतलब होता है जगह दे देना। तो अब देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच की जगह होने के कारण इसको रूम सागर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। इस जलवायु की खास बात देखिए, ठीक है, मैं इसको ला रहा हूं इस मैप के ऊपर। ये जो जलवायु है, ये इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। चूंकि 45 डिग्री यहाँ पे नीचे चला जाता है सागरों में, तो इसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि गर्मी में वर्षा नहीं होती, गर्मी में वर्षा नहीं होती, सर्दियों में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपने जब वायुदाब पेटियां पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अपन आगे पढ़ेंगे, तब मैं इसको वापस जिक्र करूंगा, याद रखना। गर्मियों में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर वायुदाब थोड़ा सा कम हो जाता है। वायुदाब कम होते ही नीचे जो आपके उपोष्ण कटिबंध की उच्च वायुदाब पेटी है, हाई प्रेशर पेटी, ये पेटियां मैं आगे समझाऊंगा, अभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जैसे पेटियां पढ़ाऊंगा तब ये बात और समझ में आ जाएगी। ये पेटी थोड़ी सी उत्तर में खिसक जाती है, और ऑलमोस्ट सारी पेटियां उत्तर की ओर खिसकती है, क्योंकि यहाँ वायुदाब कम होता है। और
उत्तर की ओर हाई प्रेशर की पेटी होने के कारण अब भूमध्य सागर के ऊपर जब हाई प्रेशर हो जाएगा, जब प्रेशर हाई होता है ना विद्यार्थियों, तब वायु की पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। पवनें जाएगी तो फिर विद्यार्थियों बरसात नहीं हो पाएगी। बरसात होने के लिए लो प्रेशर बनना जरूरी है। कई बार होता है ना कि जैसे ही अपने क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है, गर्मी उमस होती है ना, उमस होते ही बारिश होती है। क्यों? क्योंकि उमस होने के बाद वहां लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर होते ही वायु पवनें आएगी तो उसके साथ में बरसात भी हो जाती है, अगर उस पवनों में आर्द्रता हो तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में पेटियां ऊपर आ जाती है और यहाँ पे हाई प्रेशर की पेटी आ जाती है, उपोष्ण कटिबंध वाली। हाई प्रेशर की पेटी आने के कारण क्या होता है कि पवनें जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ पे व्यापारिक पवनों का इफेक्ट रहता है, प्लस यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण आपके बारिश नहीं हो पाती। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती है, सर्दियाँ आते ही आपके यहाँ का तापमान कम हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है और ये पेटियां नीचे खिसक जाती है। नीचे खिसकते ही यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और लो प्रेशर होते ही पछुआ पवनों का इफेक्ट इनके ऊपर रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि सर्दियों में बारिश होती है। तो इस पेटी की सबसे खास बात देखिए क्या है, इस पेटी की खास बात यह है कि गर्मियों का मतलब हो गया आपके जो वर्षा ऋतु होती है उसमें, गर्मियों में होता है वर्षा होती नहीं है, वर्षा नहीं, और सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा। ठीक है, अपन इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्मियों में हाई प्रेशर केंद्र बन जाता है और हाई प्रेशर का केंद्र बनने के कारण, किस पेटी के कारण? उपोष्ण पेटी के कारण। ठीक है, ये मैं पेटियों में अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी मुझे पता थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि पेटियां आपने समझी नहीं है। उपोषण के कारण हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर के कारण यहाँ बरसात नहीं हो पाती। और सर्दियों में क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर के कारण यहाँ पछुआ पवनें चलती है और पछुआ पवनों के कारण यहाँ पे बारिश हो जाती है और इस समय व्यापारिक पवनें चलती है और प्रति चक्रवात की स्थितियां बन जाती है और इस समय चक्रवात की स्थितियां बन जाती है। ठीक है, तो ये चक्रवात प्रति चक्रवात में समझेंगे तब ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि इन क्षेत्रों में यह बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन सी पेटी में ग्रीष्म काल आपके सूखा जाता है और सर्दियों में बरसात ज्यादा होती है। तो आपके लिए ये उत्तर हो गया। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ पे है, तो अब आराम से देख सकते हो। इसका विस्तार अफ्रीका का उत्तरी भाग, यूरोप का दक्षिणी भाग है ना, ये एशिया का ये पूरा का पूरा पश्चिमी भाग, इन पूरे क्षेत्रों में इसका विस्तार आ जाता है मोटे मोटे तौर पे। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में भी थोड़ा थोड़ा हर जगह विस्तार है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यहाँ विस्तार है इनका। यहाँ पे सर्दियों में मुख्य रूप से खट्टे फल जितने भी अंगूर वगैरह की खेती होती है, या गहन कृषि भी की जाती है। ठीक है ना, गहन कृषि की जाती है। अफ्रीका का उत्तरी भाग आ जाता है यहाँ पे, साथ साथ में आपके अफ्रीका का उत्तरी भाग, यूरोप का दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे इस प्रकार की ये रूम सागरीय जलवायु पाई जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी जलवायु से एक ये सबसे बढ़िया सवाल बनता है, ये दोनों पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोस्ट बात है वही लिख रहा हूँ, फालतू बात यहाँ पे मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, तो 5वें नंबर की जो जलवायु क्षेत्र है, तो 5, 6, 7 बिल्कुल तीनों पैरेलल है। सबसे पहले आएगी भूमध्य सागरीय, उसके बाद में आएगी मध्य महाद्वीपीय और 7वें नंबर पे आएगी चीनी तुल्य। तो अब अपन लेते हैं 6ठे नंबर की जलवायु, मध्य महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय, कुछ विद्वान तो इसको मानते भी नहीं है, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, अब देखो क्षेत्र कौन सा आएगा, क्षेत्र वापस वही जो हमने 5 नंबर का लिया है। 5 नंबर में कौन सा क्षेत्र लिया है, तो हम कहेंगे कि ये लिया हमने 30 से 45 डिग्री, तो इसको भी वापस हम यहाँ पे 30 से 45 डिग्री लेंगे। मैप में देख लो आप, ये क्षेत्र पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6ठे नंबर की जो जलवायु है, ये जलवायु आ जाएगी आपके 30 से 45 डिग्री के बीच में, दोनों गोलार्धों में, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा मानसूनी पवनें वगैरह कम पहुंचती है, पहुंच भी जाती है तो उनमें आर्द्रता नहीं होती, और बिना आर्द्रता के कोई काम की नहीं। जैसे हमारे राजस्थान में लू चलती है, ये पवन तो बरसात क्यों नहीं करती, क्योंकि जब पवनों में शुष्कता होती है, शुष्कता का मतलब होता है पवनों के अंदर पानी नहीं हो तो पवनें बरसात नहीं कर पाएगी, भले चलती रहेगी गर्म पवनें। और अगर पवनों के अंदर आर्द्रता होगी तो फिर पवनें खूब बरसात करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों तक पहुँचते पहुँचते पवनें जो है सागरीय क्षेत्रों से, जलीय क्षेत्रों से बहुत दूर हो जाती है, और इस कारण यहाँ पे जो पवनें पहुँचती है ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है, शुष्क पवनें होती है। और शुष्क पवनों के कारण क्या होता है, बरसात जो है वो कम मात्रा में होती है। ठीक
ठीक है, वर्षा कैसी होती है, कम मात्रा में। अच्छा, यहाँ पे तापांतर काफ़ी अधिक हो जाता है। तापांतर अधिक क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे दिन और रात के तापमान में अंतर है। क्यों? क्योंकि दिन का तापमान जो है इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें जब आती है तो आपके अवशोषण भी बहुत ज़्यादा होता है, रात के अंदर वापस प्रत्यावर्तन भी ज़्यादा होता है। तो जैसे मरुस्थलों की बात है, मरुस्थलों में यही गुण है कि वो आपकी किरणें जो है, जो लघु दीर्घ पार्थिव किरणें और दीर्घ सौरिक किरणें और लघु पार्थिव किरणें, तो जो सूर्य से किरणें प्राप्त होती है, दीर्घ पार्थिव किरणें, लघु सौरिक किरणें, उनके अंदर क्या होता है कि ये हमारा क्षेत्र जो है महाद्वीपीय क्षेत्र, उसको ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। और रात के समय आपकी जो दीर्घ पार्थिव किरणें हैं ये भी बहुत ज़्यादा चली जाती है, ये हीट बजट में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पे ऋतुओं को अच्छे से महसूस किया जा सकता है, जबकि वो बात आपके 0 डिग्री पे नहीं होती। ऋतुओं को महसूस किया जा सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं 6ठे नंबर की। अब मैं आता हूँ 7वें नंबर के ऊपर। 7वें नंबर की जलवायु है चीनी तुल्य जलवायु। कौन सी? चीनी तुल्य। चीनी तुल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीन के अंदर पाई जाती है जलवायु, ठीक है। और वापस आपकी अक्षांशीय स्थिति सेम ही रहेगी, 30 से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है। खास बात देखिए, ये जलवायु मुख्य रूप से है आपके चीन सहित विभिन्न महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे। कौन से तटों पे है? पूर्वी भागों में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, तो ये विभिन्न महाद्वीपों के कौन से भागों में है? पूर्वी भागों में। देख लो, ये यहाँ पे है, वापस आपके इस पट्टी में यहाँ पे भी है, ठीक है। वापस दक्षिण में आओगे नीचे, तो यहाँ पे आपके इन क्षेत्रों में होनी चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ी सी होगी। तो कहने का मतलब है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि यहाँ पे बारिश कैसी होती है? तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में सामान्य मानसूनी वर्षा हो जाती है, मानसून वर्षा हो जाती है तेज़ गड़गड़ाहट के साथ में, ठीक है। तेज़ गड़गड़ाहट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवहनीय है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र बहुत नज़दीक है, ठीक है। गड़गड़ाहट के साथ में बिजली कड़कती है ना अपने, वो वर्षा भी हो जाती है। साथ में यहाँ पे चक्रवात वाली वर्षा भी होती है, टाइफून चक्रवात आ जाते हैं यहाँ पे, तो चक्रवात वर्षा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश भी होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है। चीनी तुल्य जलवायु ये है पूर्वी भागों के अंदर। देखिए, तो ये जो समुद्र सागर है, इस सागर से यहाँ पे आपके मानसूनी वर्षा भी होगी। यहाँ इनसे जो टाइफून चक्रवात उत्पन्न होते हैं, चक्रवात भी यहाँ पे वर्षा करते हैं। सेम सीन यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम सीन इधर भी है, इधर भी, इधर भी, हर जगह ये सीन पड़ा है। अब अपन 6, 5, 6, 7 एक ही सीधी रेखा में थे, ये तीनों पढ़ लिए। अब अपन आते हैं 8, 9 और 10 के ऊपर, ठीक है। 8 जो है ये है आपकी ब्रिटिश तुल्य कह सकते हो, या यूरोप का ये पश्चिमी भाग है विद्यार्थियों, इसलिए अपन पश्चिमी यूरोप तुल्य कह दो। फिर आपके स्टीपी तुल्य आएगा और उसके बाद में आएगा लॉरेंशियल। सबसे पहले अपन लेते हैं 8 नंबर विद्यार्थियों, ठीक है। 8 नंबर ले लेते हैं, और 8 नंबर के अंदर हम आएंगे यहाँ पे सबसे पहले 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर का नाम हमने क्या दिया है? पश्चिमी यूरोपियन जलवायु, या उसको आप ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ठीक है। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ है? तो आप कहोगे जस्ट भूमध्य रेखा सागर की जो जलवायु क्षेत्र है इससे जस्ट उत्तर में। तो भूमध्य सागर आपको पता होगा कि हमने अभी देखा है कि वो आपके 45 डिग्री तक था, तो इसको हम करेंगे 45 से 60 डिग्री, ठीक है, दोनों गोलार्धों के अंदर। पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पछुआ पवनों का साल भर इफेक्ट रहता है, और पछुआ पवन सागरों से होकर गुजरती, इसलिए पछुआ पवनों में आर्द्रता बहुत होती है। पछुआ पवन जहाँ कहीं सागरों से होकर गुजरेगी और स्थल से जाएगी तो वहाँ बारिश बहुत होगी, और अगर व्यापारिक पवन है, अगर स्थल से जाती है तो फिर वो व्यापारिक पवन में बारिश है वो नहीं करवा पाती। अच्छा, यहाँ पे नॉर्वे की कई गर्म जलधाराएं भी है, जैसे मैं आपको मानचित्र पे दिखा देता हूँ। देखिए ये पेटी है, इस पेटी की अपन बात कर रहे हैं जो जस्ट भूमध्य रेखा के ऊपर, सॉरी ज़्यादा ऊपर चले गए हम, यहाँ पे इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो पछुआ पेटी है, तो सॉरी पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे नॉर्वे की गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा के कारण यहाँ लो प्रेशर बनता है, और गर्म जलधारा का लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर के कारण यहाँ बारिश हो जाती है। तो गर्म जलधारा प्लस पछुआ पवनों के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा होती है विद्यार्थियों। इतने उच्च होने के बाद भी यहाँ पे साल भर बरसात होती है, इस कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी वर्षा साल भर होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैरायटी के पौधे होते हैं, जिनके पतझड़ का समय अलग अलग होता है। कुछ पौधे जनवरी में पत्ते गिराएंगे, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में, ऐसे साल भर वो हरा
हरा भरा क्षेत्र रहेगा। जैसे अमेजन के वन है ना, वो भी हरे भरे। इधर आपको पता होगा स्विट्जरलैंड, फ्रांस वगैरह सारे हरे भरे क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता क्या क्या लिखनी है हमारे को, इसमें ये लिखना है कि पछुआ पवन है व नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण वर्ष भर वर्षा रहती है। ज्यादा नहीं होती बट सामान्य होती, बट होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। और वर्ष भर वर्षा के कारण यहाँ पे सदाबहार वनस्पति है, ठीक है, सदाबहार वनस्पति है। और इसके अलावा चूंकि उच्च अक्षांशों में तो सर्दी भी रहती है, तो देखिए सर्दी भी रहेगी, तापमान मतलब तापमान कम भी रहेगा। अब आप कहोगे सर तापमान कम भी है और बरसात भी हो रही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए तो लोग यूरोप घूमने जाते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और बारिश भी बहुत रहती है, ग्रीनरी बहुत है, हरियाली बहुत है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्षेत्र जो है वो काफ़ी बढ़िया क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये 8वें नंबर की जलवायु होगी। अब अपन आते हैं 9वें नंबर की जलवायु पे। 9वें नंबर की जलवायु स्टेपी प्रकार की। कौन सी? स्टेपी प्रकार। बस इसके जस्ट सिमिलर, समान, पास में अगर आप देखोगे तो ये आपके ब्रिटिश तुल्य होगी। ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो आएगी, ये आएगी आपके स्टेपी तुल्य। अगर इसको अपन उस मैप में देखें तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है स्टेपी तुल्य है। तो ब्रिटिश, फिर स्टेपी, और स्टेपी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी है, और आपके नीचे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह स्टेपी है, ठीक है। क्या ये स्टेपी के एक्चुअली घास के मैदान है। और चूंकि यहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने के कारण पौधे बड़े विकसित नहीं हो पाते, सामान्य घास ही रहती है। और मध्य एशिया के अंदर स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ही स्टेपी जलवायु कहते हैं। यहाँ से जैसे अपन यूरोप में आते हैं तो यहाँ हंगरी आता है, हंगरी के अंदर भी यहाँ पे भी घास के मैदान पाए जाते हैं। और फिर अपन जैसे अमेरिका में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ प्रेरी के घास मैदान पाए जाते हैं। फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका में आते हैं तो आपको पता है दक्षिणी अमेरिका में भी अमेजोन के अंदर वो पंपास वगैरह घास मैदान पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे वेल्ड आ जाते हैं, अफ्रीका के अंदर घास के मैदान। फिर इसी जगह ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं नीचे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डाउन्स आते हैं। इधर न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी घास के मैदान आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी पट्टी के अंदर, इस पूरे जलवायु क्षेत्र में घास के मैदान ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बरसात है वो मध्य क्षेत्रों के होने के कारण काफ़ी कम होती है, और कम बरसात के कारण घास मैदान पाए जाते हैं और इनके विभिन्न नाम, ठीक है। तो विस्तार की बात आएगी तो आपको अच्छे से पता है 45 से 60 डिग्री हो जाएगा दोनों गोलार्धों के अंदर। और वर्षा कैसी होती है, यहाँ पे कम हो जाती है, और वर्षा कम होती है, सर्दी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है, सर्द ऋतु आ जाती है। अब यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, और घास के मैदानों के कुछ नाम परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ, क्रम से लिखें आपको हो तो, नहीं तो मैप से बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए मैप से मैं बता देता हूँ। यहाँ पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। आप अपने मैप लिख लेना उसमें, जैसे मध्य एशिया कह सकते हो आप। मध्य एशिया में जो, अच्छा ये सारे के सारे घास के मैदान जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। इसके दो टाइप से सवाल आते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो है वो अपन ने कौन सा लिखा है, वो स्टेपी मध्य एशिया। फिर आपके थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हंगरी क्षेत्र आएगा यहाँ पे, और हंगरी में आ जाता है पुस्ताज के घास के मैदान, ठीक है, पुस्ताज हंगरी आ जाएगा। ये भी आपके इसी शीतोष्ण पेटी में आ जाता है। फिर अमेरिका आ जाता है, तो अमेरिका में आ जाएंगे आपके प्रेरी घास के मैदान, ठीक है, प्रेरी, ये भी आपके शीतोष्ण है, यूएसए में आ जाते हैं। उसके बाद में अब दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, थोड़े से नीचे आइए, यहाँ पे अर्जेंटीना वगैरह में, यहाँ पे पंपास घास के मैदान आ जाते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना, और यहाँ पे उरुग्वे पराग्वे में है ये। यहाँ पे फिर इसी पेटी में आगे आते हैं दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पे वेल्ड के घास के मैदान है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। फिर और आगे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसी पेटी में यहाँ पे आ जाते हैं आपके डाउन्स घास के मैदान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर ये थोड़ा सा आगे और जाते हैं, न्यूजीलैंड आ जाता है नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पे है कैंटरबरी घास के मैदान, ठीक है। तो ये सारे घास के मैदान इसी पेटी में अवस्थित है। इसे अपन दो टाइप से याद कर सकते हैं। इनको अपन परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये सारे के सारे घास के मैदान कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अच्छा, आपने पूछोगे कि सर सवाना और आपके जो कंपास ब्राजील के अंदर है वो, और लानोस जो वेनेजुएला में है वो। अब लानोस, कंपास और सवाना, अब देखिए, अब ब्राजील का कंपास
ये वेनेजुएला जो है उसके लानोस और ये सवाना, ये तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय मैदान है। तो याद रखना विद्यार्थियों, पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मैदान है, तो आप ये तीनों बताओगे, लानोस, सवाना और कंपोस। और अगर पूछे शीतोष्ण कटिबंधीय, तो मैंने जो ये 7-8 बताए ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। तो ये थी कौन सी स्टीपी प्रकार की जलवायु। घास के मैदानों के नाम लिख लेना, मैंने नीचे लिख लिए हैं। अब आता हूं मैं 10वीं प्रकार की जलवायु। ठीक है, 10वीं प्रकार की जलवायु कौन सी है, देखो 8, 9 और 10। 10वीं जो जलवायु ये लॉरेंशियन जलवायु, कौन सी, लॉरेंशियन जलवायु है। और अच्छा, ये जलवायु इस साइड भी है, इस साइड भी है, सभी महाद्वीपों में होती है। और अक्षांश इनका सेम रहेगा क्योंकि 8वें और 9वें नंबर के पैरेलल है। तो 45 से 60 डिग्री रहेगा लॉरेंशिया की जलवायु। ठीक है, विस्तार, तो विस्तार आप कहोगे वापस 45 से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी देखिए आपने पढ़ा होगा क्यूरोसियो की जलधारा। यहाँ ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है, एक दक्षिण से नीचे से आती है। दोनों जलधाराओं के टकराने के कारण यहाँ पे काफी अच्छी बारिश हो जाती है। इधर भी एक जलधारा ठंडी ऊपर से आती है, इधर नीचे से आपके ठंडी गर्म जलधारा जाती है। ये आपको अच्छे से पता होगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, इधर से जाती है, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये जो ठंडी जलधारा है, तो इन दोनों के टकराने के कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन जाती है। तो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है। तो ये दो गर्म और ठंडी जलधाराओं के टकराने का क्षेत्र है। ठीक है, तो दो भिन्न प्रकृति की जलधाराओं का क्षेत्र है। तो मानसूनी वर्षा भी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, मानसून वाली वर्षा भी है यहाँ पे, और तटीय क्षेत्र है, चक्रवाती वर्षा भी यहाँ पे सामान्य हो जाती है। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है, तो आप कहोगे चीनी तुल्य जलवायु के उत्तर में पाई जाती है। अब आते हैं अपन 11वें नंबर पे, जिसका नाम दिया था हमने टैगा, और 10वें नंबर पे टुंड्रा। ठीक है, बस पूरा होने वाला है, ज़्यादा कुछ अपन खींचेंगे नहीं अब इसको। देखिए अब 11 और 12, टैगा और टुंड्रा। 11 नंबर की जो जलवायु है ये जस्ट थोड़ी नीचे आ जाती है। उसके बाद अब देखो ये तीनों हमने कर ली। अब अपन आए 11 और 12। 11 और 12 नंबर की जो जलवायु है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहता है। तो अपन उसको ऐसे बांट सकते हैं। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलर बातें हैं, तो हम इसको थोड़ा सिमिलरली ले लेंगे। सबसे पहले टैगा आएगी, और 12वें नंबर पे कौन सी आएगी, टुंड्रा। ठीक है, यहाँ इसको अपन कह सकते हैं 60 से 70 डिग्री ले लो करीबन, और यहाँ पे आप फिर 70 डिग्री से 90 डिग्री ले लो। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान बहुत कम होता है दोनों जगहों पे, तापमान बहुत कम होगा, यहाँ पे भी कम होगा। इसकी तुलना में भी यहाँ बहुत ज़्यादा कम होता है। और आपको पता है यहाँ पे वर्ष भर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, साल भर दोनों स्थानों पे। इसके अलावा वर्ष भर तापमान कम होता है, बर्फ जमी रहती है, तो वनस्पति का अभाव है। छोटी मोटी कोई घास लाइकेन वगैरह है, बाकी वनस्पति है नहीं। इधर भी वनस्पति का क्या रहता है, पूर्ण रूप से अभाव रहता है। कृषि वगैरह हो नहीं पाती, तापमान वहाँ पे बहुत कम, साल भर जमी रहती बर्फ, वायुदाब बहुत अधिक हो जाता है, पवनें ठंडी चलती, वहाँ पे खेती वगैरह कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में वन्य जीव वनस्पति तो न के बराबर है वहाँ पे। तो ये ऐसी स्थिति है टैगा और टुंड्रा की। टुंड्रा की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। टैगा फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत 2-3 महीने गर्मी रहती है, बाकी टुंड्रा में तो 12 ही महीने ठंड रहती है। तो विद्यार्थियों, ये था आपके विश्व के जलवायु क्षेत्र। आज क्लास लाइव नहीं चल पाई, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड करके आप तक उपलब्ध करवा रहा हूँ। कल संडे है, और उम्मीद करते हैं कि कल टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो अपन वापस शाम को 6:30 बजे लाइव पढ़ेंगे। नहीं हुआ लाइव तो फिर रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।